विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड और आज का हमारा पाठ है 12 सपूत। पाठ 12 सपूत, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41। और इसे लिखा है श्री कृष्ण। लिखा है, इस पाठ के लेखक हैं श्री कृष्ण। भारतीय संस्कृति का मूलाधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो या रहे। लेकिन सुख की यह शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना, उन्हें सुख देना प्रथम कर्तव्य है। जो संतान अपने माता पिता के प्रति दायित्व को पूरे मन और श्रद्धा से करता है, वही सपूत कहलाता है। देखिए, पाठ का नाम है सपूत। पहले सपूत का अर्थ समझ लेते हैं। सपूत यानी अच्छा पुत्र और उसका विरोधी कपूत। कपूत यानी बुरा पुत्र। सपूत यानी कह सकते हैं हम गुणवान पुत्र। सपूत का अर्थ क्या होता है? गुणवान पुत्र। देखिए, विषय में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत कहानी में पनघट पर मिली माताएं अपने पुत्र की तारीफें करती नहीं थकती है, लेकिन जब वे अपनी आंखों से अपनी सहेली के सपूत को देखती हैं तो उनका घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और बल से भी कर्तव्य और सेवा जैसे सद्गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 12 सपूत, पेज नंबर 41। लिखा है, पढ़ो, समझो और दोहराओ। लिखा है, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी यानी बहुत यानी ज्यादा, अधिक, और पुरानी यानी जूनी बात है। बहुत पुरानी बात है यानी बहुत सालों पहले की बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था, यानी गांव का नाम क्या था? फुलेरा। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। और आदर्श गांव था। आदर्श यानी क्या? आदर्श का अर्थ क्या होता है? अनुकरण करने योग्य, जिसका कोई अनुकरण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? आदर्श। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसे? आइडल। एक आइडल गांव था, आदर्श गांव था। कौन सा? फुलेरा। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। स्वच्छता यानी सफाई। स्वच्छता यानी सफाई। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। देखिए, नियमित यानी हर रोज, हमेशा गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई पुताई करके, स्वच्छ करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। देखिए, आप भी घर में रहते हो मम्मी पापा के साथ, बच्चे, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी मम्मी पापा को, माता पिता को मदद करनी चाहिए। पूरा दिन मम्मी पापा काम करते हैं, मम्मी घर में काम करती है, पिताजी बाहर काम करके आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा घर में भी ध्यान दें। थोड़ी साफ सफाई आपको भी करनी चाहिए, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए मम्मी को,
घर में झाड़ू लगा देना चाहिए, कभी कभार पोछा मार देना, तो उससे स्वच्छता रहती है और स्वच्छता में ही परमात्मा का वास होता है। अगर स्वच्छता रही, देखो इस गांव में भी हर तरफ स्वच्छता थी, गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियां रोज साफ की जाती थी, लिपाई पुताई करके घर आंगन को सुंदर रखा जाता था, है ना, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता है, रंगोली भी निकालते हैं, तो स्वच्छ गांव रहता है तो वो एक आदर्श गांव कहलाता है ना। ठीक वैसे ही अगर आप भी स्वच्छता रखते हैं तो क्या होगा, आप भी कभी बीमार नहीं हो सकते, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, मक्खी मच्छर उनके डर से आप बच सकते हो, उनसे होने वाले रोगों से आप बच सकते हो। तो स्वच्छता का ही बहुत महत्व है। देखो, और स्वच्छता करने के बाद दूसरा क्या लिखा है आगे, परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर यानी, परिसर का अर्थ क्या होता है, आसपास की जगह, आसपास की जगह, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। अब आप बताइए, पेड़ पौधे हमें उपयोगी है कि नहीं? पेड़ पौधे हैं तो हवा आती है, छांव मिलती है, और महत्व का उससे क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन, है ना, उनसे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। तो हमारे जीने की राह क्या है, पेड़ पौधे, हम जी सकते हैं। अगर दुनिया में पेड़ पौधे ही ना हो तो आदमी जीवित रह सकता नहीं। जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी, है ना। तो कुएं का पानी स्वच्छ रखना चाहिए, तो आप पीने में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर पानी निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ, निर्मल का अर्थ क्या होता है, निर्मल, मल यानी गंदा, निर्मल नहीं गंदा यानी स्वच्छ, स्वच्छ पानी आप पी सकते हो। तो हमें पानी में कचरा नहीं डालना चाहिए। नदी नाले में कई लोग कपड़े धोते और गंदा पानी उसी में डाल देते, वही पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं, तो चलता है क्या, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए स्वच्छता का अधिक महत्व है। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए, निर्मल यानी स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब पनघट का अर्थ क्या होता है, पानी का घाट, यानी जहां पे पानी भरने को जाते हैं ना, तो वह पनघट यानी पानी का घाट, यानी पानी भरने का स्थान, घाट, इसे क्या कहते हैं, पनघट। स्वच्छ और सुसज्जित था, यानी अच्छे से उसको, पनघट को स्वच्छता से सुसज्जित किया हुआ था। अब देखिए, सुसज्जित यानी, सुसज्जित का अर्थ क्या होता है, अच्छा सजाया हुआ। सुसज्जित यानी अच्छा सजाया हुआ। आप भी उत्सव जब होता है तो आप अपना घर स्वच्छ करते हैं, मम्मी भी झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, पूरा घर साफ सफाई करके दिवाली में देखते हो, फिर आप लाइटिंग्स करते हो, स्वच्छता करते हो, फिर सुसज्जित करते हो, है ना। तो उससे क्या होता है, सुंदर दिखता है और हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो स्वच्छता, यह स्वच्छता का महत्व है। तो पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो यह सारी जो अच्छाइयां है वो किस गांव की है, फुलेरा नामक गांव की, और उसको आदर्श गांव कहा जाता था, क्योंकि लोग उनका आदर्श लेते थे। तो बहुत ही पहले ही पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा समझाया गया है स्वच्छता के बारे में। अभी आगे क्या लिखा है देखो, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। कितनी स्त्रियां, 3 स्त्रियां। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। वे अपने लाडले, लाडले यानी प्यारे,
लाडला का अर्थ क्या होता है? प्यारा। अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। बखान का अर्थ क्या होता है? वर्णन, यानी उसकी बढ़ाई। बखान का दूसरा अर्थ क्या होता है? स्तुति, यानी उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। तो अपने बेटों के बारे में वह बखान कर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपुत बड़ा विद्वान है। मेरा सपुत बड़ा विद्वान है। विद्वान का अर्थ क्या होता है? विद्वान का अर्थ होता है पंडित। विद्वान का अर्थ होता है पंडित। और दूसरा अर्थ क्या होता है? होशियार। ज्ञान में ज्ञानवान, विद्वान, होशियार, पंडित, उसे क्या कहते हैं? विद्वान। एक बोली, बहन मेरा सपुत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। धूम यानी धूम मचना, यानी प्रसिद्धि पाना। धूम मचना यानी प्रसिद्धि पाना। चारों ओर यानी हर जगह उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश में, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है कि यह कौन सा तारा है, यह कौन सा तारा है। उतना ज्ञानी था वो। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो पहली स्त्री का पुत्र क्या था? पहली स्त्री का पुत्र विद्वान था। उसने, पहली स्त्री ने क्या कहा? मेरा सपुत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है, उसको प्रसिद्धि पाई है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। ये पहली स्त्री ने कहा। अब दूसरी स्त्री, दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। जोश यानी उत्साह, जोश यानी उत्साह, और झट यानी तुरंत। झट यानी तुरंत, फटाफट, तुरंत। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। अब सखी यानी सहेली। सखी का अर्थ क्या होता है? सहेली। और बलि का अर्थ क्या होता है? दूसरी स्त्री ने क्या कहा? मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में। देखो अभी बोलते समय हम क्या कहते हैं? 5 और 10। 5 पहले आता है, 10 बाद में आता है, लेकिन बोलने में इतने फटाफट यानी तुरंत बोली, जोश में आकर, उत्साह में, तो बोलते समय क्या हो गया? 5-10 की जगह पर 10-5 गांवों में, उल्टा हो गया। और क्या कहा? बलि। बलि का अर्थ क्या होता है? बलवान। बलि का अर्थ क्या होता है? बलवान। पांच 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। 500 दंड बैठक। दंड बैठक यानी 500 यानी 500, लेकिन दंड बैठक का अर्थ क्या होता है? उठक बैठक। दंड बैठक का अर्थ क्या होता है? उठक बैठक। वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अभी देखो यहां लिखा है अखाड़े में। अखाड़ा, उसका अर्थ क्या होता है?
मल्ल युद्ध, कुश्ती करने का स्थान। मल्ल युद्ध, कुश्ती करने का स्थान। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दंगल, तो दंगल में कुश्ती करते हैं, है ना, अखाड़ा। मल्ल युद्ध, कुश्ती करने का स्थान। तो क्या कहती है वह? 500 दंड बैठक रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है, ताल ठोकना यानी लड़ने के लिए ललकारना, गर्जना करता है ना, आ जाओ कौन है मेरे सामने। तो अखाड़े में कुश्ती के लिए ताल ठोक कर उतर पड़ता है, तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। आप रेसलर देखते हो ना, जब युद्ध के मैदान में कोई घबराता है तो वो दुम दबाकर भागता है। पहलवान ताल ठोक कर अपने पैरों पे मार मार कर, ताल ठोक कर, आओ कौन है आता है, कौन आ रहा है मैदान में, किसने अपनी मां का दूध पिया, आ जाओ मैदान में। तो अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मुकाबला यानी प्रतियोगिता, मुकाबला यानी प्रतियोगिता। वह मेरा सपूत है। दूसरी स्त्री ने क्या कहा? मेरा सपूत, मेरा पुत्र तो बलवान है। पहली स्त्री का पुत्र विद्वान, दूसरी स्त्री का पुत्र बलवान। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। तीसरी स्त्री ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। वह क्या हो गई? चुप रही। और बाद में क्या हुआ? इस पर उन दोनों ने कहा, यानी बाकी की दो स्त्री ने अपने बारे में कहा, मेरा पुत्र, पहली स्त्री ने विद्वान बताया, दूसरी स्त्री ने बलवान बताया, तीसरी स्त्री चुप हो गई। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम क्यों चुप हो? तुम चुप क्यों हो? प्रश्नार्थ चिन्ह वाक्य है, देखो विराम चिन्ह में प्रश्न वाक्य है, क्वेश्चन मार्क। तो पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्न के लिए क्वेश्चन मार्क आता है, तो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। अवतरण चिन्ह में लिखा है, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत का अर्थ क्या होता है? दुर्गुणी, यानी बुरा पुत्र, दुर्गुणी पुत्र, यानी जिसमें गुण नहीं है। लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, न जोश में आई न गर्व से बोली। गर्व यानी घमंड, अभिमान। लेश मात्र भी उसे अभिमान नहीं था, न घमंड था। वह चुप रही, और जब उसे कहा गया कि तुम्हारा पुत्र क्या कपूत निकला, तो वह बिना घमंड किए बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। सीधा सादा यानी सरल, सीधा सादा यानी सरल स्वभाव का साधारण किसान है। साधारण यानी मामूली। साधारण का अर्थ क्या होता है? मामूली। किसान है। किसान का अर्थ आपको पता है? किसान यानी खेती करने वाला, खेती करने वाला कर्मचारी जिसे किसान कहा जाता है। वह सीधे सादे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है।
दिन भर खेत में जूता रहता है। अब यहां लिखा है जूता रहता है, यानी जूता यानी हम जो चप्पल पहनते, जूता चप्पल, वह जूता रहना नहीं तो आप समझोगे कि खेत में हर दिन जूता रहता है, वैसा नहीं। इस इधर यहां पर अर्थ क्या है, दिन भर खेत में जूता रहना यानी जुड़ा रहता है, और दूसरा क्या, जूता रहना यानी हल चलाना, जूता रहना यानी हल चलाना, जूता रहता है यानी जुड़ा रहता है। दिन भर खेत में जूता रहता है यानी हल चलाते रहता है। शाम को घर का काम करता है, यानी दिन भर खेत में जूता रहता है, हल चलाता है, शाम को घर का काम भी करता है। आज जूता रहना का अर्थ दूसरा और बताता हूं कि खेत में लगातार काम करना, उसे क्या कहते हैं, जूता रहना। खेत में हमेशा जूता रहना यानी खेत में लगातार काम करना, हल चलाना, इसे कहते हैं दिन भर खेत में जूता रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। उसकी मां ने भी उसके बेटे के बारे में सोचा और कहा, बेटा मेला देख कर आ। आज बहुत कहने सुनने पर, किंतु वह जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मां ने क्या कहा, आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी, यानी थोड़े कदम, 2-4 यानी थोड़े से 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी मां से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। अब यहां पहली स्त्री का विद्वान पुत्र क्या कह के चला गया, अपनी मां को देखा है कि सिर पर घड़ा है, काम कर रही है मां, तो उसको मदद करने के बजाय वो क्या कह के चला गया। पास आते ही उसने अपनी मां से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तेजी से यानी फटाफट। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। अब दूसरी स्त्री की बारी। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाले हाथी की तरह, मतवाला यानी उन्मत्त, मतवाला यानी उन्मत्त, मस्ती वाला, हाथी की तरह, उन्मत्त हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी मां से कहा, मां आज दंगल में, दंगल यानी कुश्ती, दंगल यानी कुश्ती, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दूसरी स्त्री का बलवान पुत्र आया और अपनी मां को देखा कि सिर पर घड़ा है और वो काम कर रही है, लेकिन आकर ही उसने क्या कहा, अपनी मां से कहा, मां आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पछाड़ा यानी पछाड़ना यानी हराना, पछाड़ना यानी हरा दिया। पटक देते हैं ना, जब कुश्ती होती है तो उसमें सामने वाले को पटक देना यानी हरा देना। तो आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना। अपनी मां को क्या कहता है, पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। देखिए
अब दूसरी स्त्री का भी वही हाल। मां को देखा कि काम कर रहे लेकिन मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात कहकर, अपनी दंगल की बात, पहलवान बुरी तरह पछाड़ा और जोरों की भूख लगी है, बस खाने की पड़ी है, मां की पड़ी नहीं है, और भूख लगी यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अब तीसरी स्त्री की बारी। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। सीधा साधा यानी सरल। आते ही उसने अपने मां के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। अब तीसरे पुत्र ने क्या किया? आते ही उसने अपने मां के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, मां, तुम क्यों पानी भरने चल आई? मां, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। मां से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। मां से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यहां क्या किया तीसरी स्त्री के बेटे ने? तीसरी स्त्री का बेटा सादे स्वभाव का साधारण किसान था और मां भी समझती थी कि मेरा लाल तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ही उसने मां को काम करते हुए देखा, आते ही उसने अपने मां के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, मां, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। मां से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानी लज्जा। संकोच यानी लज्जा। लज्जा से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। यानी ज्ञान भी जरूरी है, बल भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी महत्व किसको दिया जाता है? कर्तव्य और सेवा को। कर्तव्य और सेवा को। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो यहां पर पहली स्त्री का पुत्र कौन था? विद्वान था। दूसरी स्त्री का पुत्र कौन था? बलवान था। लेकिन तीसरी स्त्री का पुत्र क्या था? सपूत था। यह हमारा पाठ सपूत। देखिए, एक बार मैं सारांश बता देता हूं पूरा पाठ का। फुलेरा एक आदर्श तथा स्वच्छ गांव था। परिसर में पेड़ पौधे थे और पानी निर्मल था। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 3 स्त्रियां पानी भरने पनघट पर आई थी। वे अपने अपने बेटों का गुणगान कर रही थी। एक स्त्री बोली कि उसका बेटा विद्वान है, शहर से पढ़ लिख कर आया है और आकाश के तारों के नाम जानता है। दूसरी स्त्री बोली उसका बेटा बलवान है, 500 दंड बैठक रोज लगाता है और आसपास के पहलवान उससे मुकाबला करने को घबराते हैं। तीसरी स्त्री बोली वह सपूत कपूत नहीं जानती, पर उसका बेटा बहुत अच्छा है। दिन भर खेत में काम करता है और शाम को घर का काम करता है। जब स्त्रियां पानी लेकर जा रही थी, तब पहली स्त्री के पुत्र ने व्याख्यान देने जाने की और वहीं पर भोजन करने की बात कही। दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र एक नामी पहलवान को हरा के आया था और उसे बहुत भूख लगी थी।
तीसरी स्त्री का पुत्र मां के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर बोला कि वह पानी लेने क्यों चली आई, वह तो आ ही रहा था। अब सच्चा सपूत। दोनों स्त्रियों को शर्म आई, क्योंकि जिन पुत्रों पर उन्हें गर्व था उन पुत्रों को मां के कष्ट नहीं दिखाई दिए। दोनों के पुत्रों में ज्ञान और बल तो खूब था, पर सेवा भाव और कर्तव्य बोध का अभाव था, इसलिए वे सपूत नहीं कहलाए जा सकते थे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब पानी भरना और पनघट पे जाके पानी भरना और उनकी मदद करना, यही उद्देश्य इसमें से नहीं लेना है, क्योंकि वो तो पहले के जमाने में होता था और गांवों में होता है ज्यादातर। लेकिन आपको क्या क्या करना है? पहली बात तो आपको इतनी मदद करनी है कि आपको अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, तो उनको बार बार कहना ना पड़े कि बेटा पढ़ो, पढ़ने बैठो, टीवी मत देखो। यह भी एक बड़ी मदद है। और सिर्फ स्वच्छता का ध्यान रखकर झाड़ू लगाना उतना ही उद्देश्य नहीं है। स्वच्छता का झाड़ू लगाना और पोछा लगाना और साफ करना और स्वच्छता का ही उद्देश्य नहीं है। स्वच्छता तो है ही, लेकिन साथ में हम भी उस घर में रहते हैं ना, तो सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है नहीं, साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर मम्मी बाहर से थैला लेकर आ रही है, सब्जी या कड़धान्य या अनाज जो कुछ भी लेकर आती है, वो थैला वजनदार है, तो सामने से जाकर हमको वो थैले ले लेने हैं। नहीं तो आप सोचो कि घड़ा भरेगी तो ही लेने जाऊंगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो साग-भाजी का थैला है या तो कोई वजनदार ऐसी चीज है, तो वहां हेल्प कर दी उठाने में। और आते ही शांति से बैठा है, उनको पानी का ग्लास दे, पानी पीने दे, पानी का पूछे, पानी पीने दे, शांति से बैठा। वैसे ही हमारे घर में पापा भी आते हैं रात को थक कर, आते ही चिल्लम चली, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, ऐसे करके रो धो करेंगे। तो यह भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको शांत रहना चाहिए। आते ही पापा को भी एक पानी का पूछना चाहिए पहले। तो ऐसी छोटी छोटी कई गुण ऐसे छोटे छोटे होते हैं। कई बार जो अनाज दलने के लिए जाना होता है, पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए जो जाना होता है, दलन कहते हैं, दलन। तो कहते, मम्मी कहती है जरा डब्बा वहां पे रख के आ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो खेलना है, कुछ भी काम कहेंगे। उलट ऊपर से ऑर्डर देते बैठे बैठे कि मम्मी मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ, मुझे पानी पीना है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है। खुद का काम तो खुद करना ही है, साथ में माता पिता को भी मदद करनी है। इस पाठ में से यह गुण हमें लेना है सपूत बनने के लिए। ओके, पाठ आपको अच्छे से समझा होगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए और दूसरे बच्चों को भी बार बार सुनाइए, तो अच्छे गुण इसमें से लेने हैं। और अपने छोटे भाई बहनों को भी यह कहानी सुनाएं, इसमें से सीख मिले और आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।